साहब प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। माहौल खासा तनावपूर्ण है। ऐसा लग रहा है कि युद्ध का ऐलान कभी भी किसी भी समय हो सकता है। 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर जो आतंकी हमला हुआ और धर्म पूछ पूछकर पर्यटकों को जिस निर्मम तरीके से मारा गया, उसकी प्रतिक्रिया देश भर में बड़ी तीव्र रही। सभी इस मान्यता के साथ रहे कि इस आतंकी हमले के तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और इस धारणा को वजन या समर्थन इसलिए मिलता है कि एक सप्ताह पहले ही पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में जिस भाषा का उपयोग किया था, धर्म के आधार पर जो विभाजन किया था, आतंकी उस भाषा को अमल में लाते हुए ही दिखे। तय बात है कि पाकिस्तान की इस गुस्ताखी को लेकर देश में भी गुस्सा है और देश की सरकार में भी गुस्सा है। देश को उम्मीद भी ज्यादा है, इसलिए ज्यादा है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी ने लगातार इस बात का भरोसा देश को दिलाकर रखा कि उनके नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, देश का वातावरण सुरक्षित है। अब जब सीधे तौर पर ललकारा गया है तो तय हो जाता है कि सरकार को यह जताना जरूरी है कि हाँ, हमारा सामर्थ्य भी है और हम में प्रतिशोध लेने का दम भी है। अब बालकोट जैसी सर्जिकल स्ट्राइक भर से तो बात बन नहीं सकती, कुछ बड़ा करना होगा। और कुछ बड़ा करने के संदर्भ में टीवी चैनल भी अपनी भूमिका निभाने में लगे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। नतीजा यह है कि अब बड़ा बहुत बड़ा होने की दिशा में आगे बढ़ चला है और यही हमारा विषय है। सब्र की हद पूरी, जंग ही जरूरी। जब देश में 244 स्थानों पर सरकार के निर्देश पर मॉक ड्रिल कराई जा रही है, अर्थात युद्ध के अंतर्गत हमले की स्थिति में क्या कुछ शहर में होना चाहिए, निवासियों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, उन परिस्थितियों से कैसा निपटा जाना चाहिए, इस प्रकार का अभ्यास कराया जा रहा है। और ये अभ्यास तकरीबन 54 साल बाद कराया जा रहा है। 1971 में जंग के समय पर यह मॉक ड्रिल कराई गई थी। कारगिल के समय पर भी ये मॉक ड्रिल नहीं हुई थी, पर अब हो रही है। तो लोग ये मानकर चल रहे हैं कि शायद अब भारत सरकार ने फैसला ले लिया है कि आर पार की लड़ाई का वक्त आ गया है। वैसे भी भारत सरकार ये संकल्प जाहिर कर चुकी है कि जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है वो एक ना एक दिन हम वापस लेकर रहेंगे। तो जहन में आता है कि पहलगाम आतंकी हमला क्या वह अवसर दिला रहा है जिसमें हम अपने संकल्प को साकार कर दिखाएं। सवाल है, पर इस सपने को साकार करने के संदर्भ में चुनौतियां क्या है? इस संकल्प के संदर्भ में जिसमें यह दावा किया गया है, वादा किया गया है कि जो भी हमले के दोषी हैं उनको तो पकड़ के दंडित किया ही जाएगा, उनके पीछे जो लोग हैं उनको भी दंडित करेंगे। तो इसके संदर्भ में हमारी चुनौती क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्तर पर, सैन्य मोर्चे के स्तर पर किन चुनौतियों से भारत को जूझना पड़ सकता है? हमले से पहले, हमले के बाद, इस पर विस्तार से विवेचन की जरूरत है। क्या हम भावनात्मक उद्वेग में इस प्रकार के कदम उठाने जा रहे हैं या हमारे ये कदम सोचा समझा होगा और उन तमाम आशंकाओं को खारिज करते हुए होगा जो युद्ध के संदर्भ में रहती हैं? इसी बात पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान इस गंभीर विमर्श का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं उससे पहले लेकिन जरूरी है आज के विचार सूत्र पर निगाह डालने की। हमारा आज का विचार सूत्र चीन में महानायक का दर्जा प्राप्त माओ से तुंग का दिया हुआ है। माओ से तुंग को जितने लोग पसंद करते हैं उससे कहीं ज्यादा लोग नापसंद करते हैं, पर कुल मिलाकर माओ से तुंग की उपलब्धियां उनके संदर्भ में हमें विचार करने के लिए बाध्य करती हैं। तो माओ से तुंग ने कई विचार दिए, उनमें से एक विचार हम आपके बीच में लेकर आए हैं। माओ से तुंग ने कहा था कि युद्ध को युद्ध से ही समाप्त किया जा सकता है और बंदूक से छुटकारा पाने के लिए बंदूक उठाना आवश्यक है। माओ से तुंग ने न केवल यह विचार दिया था बल्कि व्यवहार में इसे क्रियान्वित भी किया था। भारत, जिसकी पहचान एक शांति प्रिय देश की है, पर उस देश में अशांति फैलाने की निरंतर कोशिश पाकिस्तान की है, तो क्या ऐसे में हमें शांति के कबूतर छोड़ माओ से तुंग के विचार को अपनाने की जरूरत है? इस बात को जहन में रखते हैं और इसके साथ अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए चार खास मेहमान हैं। हमारे साथ इस मौके पर खासतौर पर मंजी पुरी साहब हैं। बहुत ही विचारवान,
विदेश मामलों के जानकार हैं, राजनयिक रहे हैं, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोढ़ी साहब मौजूद हैं। जब भी ऐसे विषय होते हैं हम सोढ़ी साहब को बड़े सम्मान से याद करते हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी की मौजूदगी भी इस कार्यक्रम में इस समय अनिवार्य है, और साथ ही प्रोफेसर करोड़ी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो विदेश मामलों के जानकार हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मंजीपुरी साहब से करेंगे, लेकिन उससे पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान पर दृष्टि डालेंगे, जो शायद मंजीपुरी साहब के लिए मददगार होगा अपनी बात को रखने के संदर्भ में। मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं। मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। श्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं, उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे हैं। तो कुल मिलाकर राजनाथ सिंह बोल रहे हैं कि आप नरेंद्र मोदी जी से परिचित हैं, उनकी जोखिम उठाने की क्षमता से परिचित हैं। तो ये जोखिम उठाने की क्षमता के संदर्भ में मंजीपुरी जी से ज़्यादा बेहतर कौन शख्स हो सकता है जो हमें बताए कि जोखिम किस हद तक। तो मंजीपुरी साहब थोड़ा रोशनी दीजिए, क्या वाकई हमारी सब्र की हद पूरी हो गई? पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, बड़ा हमला हुआ, निर्मम हमला हुआ, पर हम तो अतीत में ऐसे हमलों के आदी रहे हैं। वो तो जब आते थे हमारे यहाँ मारपीट करके चले जाते थे। वो कसाब वाले मामले में भी हमने देखा था। अभी इस बार ऐसा क्या है जिसमें हम अपनी भूमिका को बदलने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं? हमने पहले भी युद्ध लड़े हैं, पर उनके संदर्भ में हमारी दलील रही कि हमने पहल नहीं की, युद्ध हम पर थोपे गए। पर इस बार तैयारी ऐसी है कि शायद हम पहल करेंगे। पुरी साहब थोड़ा रोशनी देंगे? हिमांशु जी नमस्कार, धन्यवाद आपने मुझे बोला। हिमांशु जी देखिए, ये जो आतंकवादी हमला है इसको जरा थोड़ी डिफरेंटली देखना चाहिए। इस बार अटैक मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे नहीं हुआ जैसे बालाकोट, पुरी वगैरह का था। ये सिविलियंस पे हुआ, और सिविलियंस में जैसे आपने कहा चुन चुन के लोगों को उनको उनका रिलीजन पूछा गया, वो क्या है, ये सब हुआ। ये मानने की बात है। देखिए भारत बदल रहा है, भारत बदल गया है। अब आज हम दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। अभी जो लेटेस्ट IMF के आंकड़े आए हैं, पाकिस्तान के अपने प्रॉब्लम्स है उनको मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन भारत की भूमिका बहुत बदल गई। और हम अपनी तरफ से हमेशा ये चाहते हैं कि अमन चैन रहे, ये सब ठीक रहे, लेकिन हमने बिल्कुल कभी इस बात की छूट नहीं दी किसी को कि आप आतंकवाद के साथ हमारे साथ जुड़े और हम उसका जवाब ना दें। आपने बालाकोट की बात की, उरी की बात की, वो सब देखिए देयरफॉर जो कहते हैं, जैसे आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा, जो अपेक्षा है लोगों की वो राइटली बढ़ी है। सिर्फ सरकार में आक्रोश नहीं है, लोगों में आक्रोश, और लोगों में आक्रोश इसका रियल रीजन है। आप नोट करिए, भारत के शायद सभी स्टेट में से कोई ना कोई इस कांड का विक्टिम बना है। साथ साथ एक नेपाली भी गया है। अब आप देखिएगा ये सब चीजें, इससे आक्रोश बढ़ता है। लोग ये पूछते हैं कि देखिए हमारे देश में घुस, जबकि कश्मीर हम खुद कह रहे हैं कि अमन चैन है, अब सब कुछ ठीक चल रहा, उनकी हिम्मत कैसे पड़ी? और उन्होंने जिसको कहा हमारे देश को ललचारा ही नहीं, हमारा अमन, हमारी पीस, हमारी डेवलपमेंट और हमारे यहाँ जो इंटर कम्युनल रिलेशन जो बन रहे हैं उनको भी तोड़ने की कोशिश की। इसका मुंह तोड़ जवाब तो देना ही पड़ेगा, और इसके लिए सरकार ने भी कहा है, और वो जो प्रधानमंत्री जी के बारे में होम मिनिस्टर ने कहा बिल्कुल ठीक है। ये तो सरकार बिल्कुल इसके लिए प्रतिबद्ध है। मैं थोड़ा मंजीपुरी साहब आपसे जो समझना चाहता हूं ना, वो दो प्रयासों के अंतर के विषय में समझना चाहता हूं। एक होता है सैन्य प्रयास, एक होता है कूटनीतिक प्रयास, जिसमें आपकी विशेषज्ञता रही है। क्या कूटनीतिक प्रयास के सारे विकल्प खत्म हो गए हैं? हमने इस हमले के बाद में बैठकें की, सिंधु जल संधि जो 1960 की थी उसको स्थगित कर दिया, हमने अपनी सीमाओं से आना जाना रोक दिया, वीज़ा के संदर्भ में लोगों को वापस लौटा दिया, जो दूतावास है उसके अंतर्गत बड़े स्तर पर कटौती कर दी, हमने IMF से कहा है कि लोन के संदर्भ में समीक्षा करें। आपसे जानना ही चाहता हूं
कि पाकिस्तान को आर्थिक दृष्टि से अलग थलग करने के, राजनीतिक दृष्टि से अलग थलग करने के सारे विकल्प क्या खत्म हो चुके हैं, जो अब हमें सैन्य विकल्प के संदर्भ में विचार करना पड़ रहा है। इसके संदर्भ में मंजीपुरी साहब थोड़ा रोशनी देंगे कि हमारे क्या प्रयास रहे और क्या अब हम अंतिम विकल्प के मुहाने पर आ गए हैं, जिसमें जंग ही समाधान होगा, जंग से ही दुश्मन को उसकी भाषा में माकूल जवाब दिया जाना जरूरी हो गया है। हिमांशु जी देखिए, मैं ये जो जिस तरह आपने कहा है, इतने इस तरह नहीं डिवाइड करूं। देखिए, जंग भी मैं ये वर्ड नहीं यूज करूं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और उसमें कूटनीतिक, आर्थिक, ये सारे भी इन्वॉल्व होने पड़ेंगे, क्योंकि ये जिसको कहते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, और पाकिस्तान में होल ऑफ पाकिस्तान को एक रियलाइजेशन होना पड़ेगा कि वो भारत के अगेंस्ट इस कदम के आतंकवादी हमले उनको ना इनकरेज कर सकता, ना करवा सकता। ये बिल्कुल उनको क्लियर करना पड़ेगा। तो आई डोंट वांट टू से कि एक खत्म हो गया इसलिए दूसरा हो रहा है, नो। ये दोनों चीजें, सब चीजें इकट्ठी चलती हैं, और ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है। और मैं मानता हूं बिल्कुल, जैसे आपने कहा, जंग वगैरह के वर्ड ना यूज करके, लेकिन मुंह तोड़ जवाब जो उनके जो सैनिक बल हैं खासकर, वो जरूर इस चीज को याद रखें कि अगर वो इस किस्म की हरकत भारत में करेंगे और करवाएंगे, तो उसका उनको भी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ये नहीं कि ये काइंड ऑफ इशू वैसे रहेगा, उनकी तरफ भी मार पड़ेगी और उनको जरूर इसको पड़ेगा, और ये अपेक्षा है लोगों की भारत में, इसमें कोई शक की बात। आप जंग से परहेज करना चाहते हैं पर मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं, पुरी साहब थोड़ा समझाइए तो सही कि उनकी सीमा के अंदर घुसे बगैर मुंह तोड़ जवाब के मायने क्या। उस संसद में लिया गया संकल्प, पाक के कब्जे वाले कश्मीर को हमें अपने कब्जे में लेना है, उसे जंग के बगैर कैसे लेंगे? समझौते की टेबल पर आ जाएगा? हाँ हिमांशु जी देखिए, आई थिंक इतना ज्यादा जिसको कहते हैं 2+2 ऐड करके 5 भी नहीं बनाना चाहिए। जो आप कह रहे हैं पीओके वापस ले लो, मेरे को तो ये समझ नहीं आती उसका लेने का हमको क्या फायदा, उसको छोड़ दीजिएगा। लेट अस रिमेन फोकस्ड ऑन वेरी सिंपल थिंग। पहलगाम में उन्होंने जबरदस्त आतंकवादी हमला किया जो भारत की सारी नेशनल फैब्रिक को टच किया, उसका उनको मुंह तोड़ जबरदस्त जवाब देने की जरूरत है। इसमें आर्थिक, कूटनीतिक और सैनिक, ये सारे इश्यूज हैं, ये सब जरूरत बीच में लाने की जरूरत है। ओपन वॉरफेयर एक्सेट्रा, अगर मामला वहां तक जाए, वो अलग बात। पुरी साहब, मैं माफी के साथ में सवाल करता हूं, हमला हुआ, नृशंस हमला हुआ, बहुत ही क्रूरतम तरीके से हुआ, धार्मिक आधार पर हुआ, पर जैसे हम आरोप लगा रहे, पाकिस्तान तो अपने आप को खुद पीड़ित बता रहा है। आपने सुनी ना उनकी दलील? अरे कैसी बातें कर रहे हो, हम तो खुद आतंक से पीड़ित हैं, हमारे यहाँ तो खुद आतंकी घटनाएं हो रही हैं, हमारे इस मामले में कोई लेना देना नहीं है, आप कोई निष्पक्ष जांच करा लीजिए। तो अब आपसे जानना है कि हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ये कैसे साबित कर रहे हैं कि ये हमला कोई 5 हथियारबंद लोगों का नहीं, बल्कि एक सार्वभौम देश की दूसरे देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की नीयत से कराया गया हमला है। पाकिस्तान की बदनीयती और उसका क्रियान्वयन, इसके संदर्भ में हमारे राजनयिक प्रयास किया है, इस पर थोड़ी सी रोशनी मिले तो फिर मैं सोडी साहब के पास जाना चाहूंगा। हिमांशु जी देखिए, पाकिस्तान एक सेंटर ऑफ टेररिज्म इन द वर्ल्ड है, ये तो सारी दुनिया जानती है। आप यूनाइटेड नेशंस के जो 1267 की लिस्ट है उसको देखिएगा, सारे जितने भी बड़े बड़े नाम है वो सारे पाकिस्तान में पाए गए। ओसामा बिन लादेन वहां से पकड़ा गया। इस बार जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जहां पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर है, जब उन्होंने कल ये मुद्दा रेज किया तो लोगों ने उनसे पूछा क्या एलईटी भी इसमें इन्वॉल्व? तो सारी दुनिया को ये पता है, इसको ज्यादा हमको प्रयास ना करने की जरूरत है ना कुछ। सबको पता कि ये 5 लोग अपने आप ऑटोमेटिकली उठ के आगे, ये सब हो नहीं सकता। और पाकिस्तान जो वहां पर चल रहा है, उनकी कोशिश सिर्फ ये है कि हमने करवाया, ठीक है करवाया जो भी है, लेकिन किसी किस्म से इंटरनेशनल प्रेशर ये रहे कि स्ट्राइक जो हो वो लिमिटेड हो, इन सम सेंसेस दुनिया उसमें बीच में आ जाए, जिसको कहते हैं डी एस्केलेशन, ये सब बातें चले, और इन अ सेंस अपना जो हार्म उन पे आने वाला है
जो जिसके लिए वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं और दुनिया को भी अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया इसको बात सुन नहीं रही। ये नोट करिएगा, हर एक लोगों ने जिन्होंने भी कहा डी एस्केलेशन, उन्होंने ये नहीं कहा कि भैया आपने नहीं किया, उन्होंने माना है। इनफैक्ट अमेरिकन ने तो ये कहा है कि रिस्पॉन्स शुड बी अप्रोप्रिएट, ठीक है, उससे आगे नहीं कहा। ये सब हर एक लोगों ने माना कि अगर आप पे अटैक हो तो यू हैव अ राइट टू रिस्पॉन्स, इसमें कोई शक नहीं। राइट टू रिस्पॉन्स आपका अधिकार है, मंजीपुरी साहब का ये कहना है। पर सोडी साहब, थोड़ा आपसे विस्तार की उम्मीद है। जिस मुकाम पर हम पहुंचे हुए हैं, ये जंग के मुहाने पर है या माहौल बनाने पर है? क्या देख पा रहे हैं आप? कुल मिला के माहौल बनाया हुआ है, अरे हम बड़ा करने वाले हैं। ये आप मान रहे हैं कि जो कुछ अब चल रहा है ये आर पार के संदर्भ में चल रहा है? जय हिंद डॉक्टर हिमांशु जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं, विख्यात को पैलेस के साथ हूं। दशकों पहले प्रसिद्ध ब्रिटिश विचारधारक बर्ट्रैंड रसेल ने कहा था कि दुनिया में युद्ध ऐसा विषय जो कि लोगों को सबसे अच्छा लगता है उसके बारे में बातचीत करना, खास करके जब उनके खानदान का कोई आदमी युद्ध में लड़ने के लिए बॉर्डर पे ना जाए। पाकिस्तान ने इस बयान का बहुत फायदा उठाया। जब 22 अप्रैल को पहलगाम का आतंकवादी हमला हुआ, उसके 2 घंटे बाद लगातार पाकिस्तान के मंत्री पे मंत्री युद्ध की बातें करते रहे। आज तक भारत के किसी मंत्री ने युद्ध की बात नहीं की, हां करारा जवाब देने की बात जरूर की। और पाकिस्तान ने 22 अप्रैल दोपहर शाम को 4:30 बजे अपनी सेना और वायुसेना को पूरा मोबिलाइज कर दिया। भारत ने अभी तक अपनी सेना को मोबिलाइज नहीं किया है। मैंने पहले भी आपके शो पे कहा डॉक्टर साहब कि बहुत कुछ बदल चुका है 1971 से लेकर अब 2025 में। मैं मानता हूं हम सारे 142 करोड़ भारतीय नागरिक का खून 22 अप्रैल से खौल रहा है, हमें खून का बदला खून चाहिए। लेकिन 3 ऐसी अंतरराष्ट्रीय बातें हुई हैं जिसने जो भी थोड़े बहुत युद्ध के बादल थे भारत पाकिस्तान के बीच में पूरी तरह से खत्म कर दी है। पहला, 25 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि भारत भी मेरा मित्र है, पाकिस्तान भी मेरा मित्र है। ये दोनों का अंदरूनी मामला है, यानी कि साफ हो गया कि अमेरिका ने भारत पाकिस्तान मुद्दे से अपना पलड़ा झाड़ दिया है। अगले दिन 26 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कड़े शब्दों में एक प्रस्ताव पारित होना था, लेकिन चीन और पाकिस्तान ने उसे डाइल्यूट कर दिया और अमेरिका और रूस भारत की मदद के लिए नहीं आए। और अगले दिन 27 अप्रैल को चीन के रक्षा मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से फोन पे बात करके कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ सैनिक तौर पे खड़ा है। और उसी शाम को जितने भी थोड़े बहुत युद्ध के बाल थे सारे खत्म हो गए। देखिए डॉक्टर साहब, पिछले 4 जंगों में पाकिस्तान ने भारत पे हमला पहला किया है और भारत को फिर उसका जवाब देना पड़ा। लेकिन इस बार चीन पाकिस्तान को पहला हमला नहीं करने देगा, क्योंकि चीन का जो पहला सैनिक लक्ष्य है वो है ताइवान पे हमला करना, जो कि 2027 में होना है, जिसकी पुष्टि अमेरिका के CIA के मुखिया विलियम बर्न्स ने की 3 फरवरी 2023 को। और उसके बाद फिर जो है वो है 2 फ्रंट वॉर भारत पे 2035 पे होगी। तो 2035 तक चीन किसी हालत में पाकिस्तान को भारत पे पहला हमला नहीं करने देगा और भारत की तरफ से भी 2035 तक कोई पाकिस्तान पे पूर्ण युद्ध का हमला नहीं होगा, क्योंकि हमें अभी बहुत सैनिक तैयारी करनी है। हाँ, डेफिनेटली पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगी, वो कभी भी हो सकती हैं, चाहे कल हो चाहे कुछ समय में हो, ये तो सिर्फ सरकार और सेना ही तय करेंगी। सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगी डेफिनेटली, लेकिन पूर्ण युद्ध मेरे को नहीं लगता कि अगले 1 दशक में होगा। तो फिर जाके ये मॉक ड्रिल की इतनी बड़ी कवायद 244 शहरों में? डॉक्टर साहब, ये जो मॉक ड्रिल की कवायद है वो डेफिनेटली है कि पाकिस्तान अगर ऐसी कोई कार्रवाई करता है, हालांकि चांसेस नहीं है, लेकिन हमें अपने नागरिकों को पूरी तरह ट्रेन करना होगा। क्योंकि अगर किसी कारण से पाकिस्तान अपना 1-2 लड़ाकू विमान भी भेजता है या 1-2 मिसाइल दागता है, तो हमारे जितने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के नागरिक हैं उन्हें इस ड्रिल के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान तो एक पागल देश है। हालांकि चांसेस हैं कि चीन उसे नहीं करने देगा, लेकिन जैसे वो पागल देश है वो कुछ कभी भी कर सकता है। तो डेफिनेटली ये जो मॉक ड्रिल है ये एक अच्छा डिसीजन है। इसके साथ ही अभी नो टाइम इश्यू हो गया, नोटिस टू एयरमैन।
यानी कि नोटैम और मॉक ड्रिल मेरी राय में दोनों इकट्ठे होंगे, ताकि जो नागरिक हैं जिन 244 डिस्ट्रिक्ट्स में होने हैं उन्हें एक रियल टाइम फील मिले कि जैसी लड़ाकू विमान उनके ऊपर से गुजरेगा, सायरन बजेगा, उन्हें क्या क्या कार्रवाई करनी है। तो डेफिनेटली ये अच्छा कदम है, और इससे जो हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के लोग हैं उन्हें डेफिनेटली अपनी सुरक्षा के लिए अभ्यास करने का मौका मिलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, मुझे प्रोफेसर करोड़ी सिंह जी के पास जाना, उससे पहले जानना चाहता हूं, आप युद्ध की संभावना को सबसे ज्यादा इस आधार पर खारिज कर रहे हैं कि पाकिस्तान के समर्थन में चीन खड़ा दिखाई दे रहा है। क्या भारत का सैन्य सामर्थ्य इतना लचर है, इतना कमजोर है कि पाकिस्तान हमारे 26 लोगों को घर के अंदर मारकर चला गया अपने भाड़े के हथियारों के माध्यम से, और हम उसे सबक सिखाने के लिए उसकी सीमा भी पार नहीं करेंगे केवल इसलिए कि चीन साथ में खड़ा है? डॉक्टर हिमांशु जी, अगर हमने पाकिस्तान से सिर्फ युद्ध करना होता तो वो तो कब का शुरू हो गया होता, लेकिन चीजें बदल चुकी हैं। इसी साल 17 मार्च को जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारतीय थल सेना के अध्यक्ष, उन्होंने बयान दिया कि टू फ्रंट वॉर भारत पे अब पॉसिबिलिटी नहीं है, रियलिटी है, यानी वास्तविकता है, अनकोट। 2 साल पहले 7 अगस्त 2023 को जनरल मनोज नरावने, जो कि भारतीय थल सेना के 28वें सेनाध्यक्ष, उन्होंने द प्रिंट में लेख लिखा जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि टू फ्रंट वॉर भारत के लिए बहुत दिक्कत होगी, अनकोट। जो भी टाइमलाइंस पब्लिक डोमेन में है वो सारी 2035 की तरफ पॉइंट कर रही हैं। आज की तारीख में चीन भारत से 30 साल, 3 दशक आगे सैनिक तैयारी में। अगर हम पाकिस्तान की सैनिक तैयारी भी जोड़े, क्योंकि पाकिस्तान की भी एक व्यवसायिक सेना है, कोई आतंकवादी सेना नहीं है उनकी, तो पलड़ा चीन पाकिस्तान का भारी हो जाता है। तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि जो भी अगर हमने सैनिक कार्रवाई करनी भी है उसे समय लगेगा, हमें कई चीजें पूरे जहन में लेनी होगी, क्योंकि अब सिचुएशन जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। मैं बस 1 मिनट और चाहूंगा। देखिए, 1971 का जब युद्ध होना था या हुआ, अमेरिका ने चीन पे बहुत दबाव डाला कि चीन दूसरा फ्रंट खोले भारत पे, लेकिन चीन नहीं माना, क्योंकि उसका कारण यह था कि 1971 में चीन की सेना एलओसी से बहुत दूर थी, मेनलैंड के अंदर थी। लेकिन सब कुछ बदला 14 मार्च 2013 में, जब शी जिनपिंग चीन के पहले राष्ट्रपति बने। उन्होंने 1 फरवरी 2016 को अपनी सेना को रीऑर्गेनाइज करके थिएटर कमांड बनाया, और अगले साल डोकलाम इशू के आड़ में शी जिनपिंग ने अपनी सेनाओं को फिजिकली मूव किया, और अब जो चीनी सेना है वो भारत के बॉर्डर पे बिल्कुल तैनात है। तो चीजें 1971 से अब तक बदल चुकी हैं, और जिस तरह से चीन और पाकिस्तान की नजदीकियां हैं, डेफिनेटली सिचुएशन को बहुत कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड कर रही है। तो कुल मिलाकर जे सोढ़ी साहब, भारत पाक की संभावनाओं को चीन के दखल के मद्देनजर खारिज करते हैं अभी तुरंत में। पर मेरे साथ में प्रोफेसर करोड़ी सिंह जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। करोड़ी सिंह, देश के अंदर जो माहौल बना दिया गया है या बन गया है, इसमें आपको लगता है कि ऐसा कुछ किए बगैर मौजूदा सरकार के लिए अपना चेहरा दिखाना संभव होगा? चीन की चुनौती के चलते क्या मोदी जी का मिजाज शांत हो जाएगा? हर तरह से तो खबर चल रही है कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। आप क्या महसूस कर रहे हैं सिंह साहब? देखिए हिमांशु जी, आपने माओ से तुंग से बात शुरू की थी, तो मैं कुछ सेकंड उन्हीं के लेता हूँ। जापान और चीन के बीच में लड़ाई चल रही थी, चियांग काई शेक की सरकार थी, माओ क्रांति के लिए लगे हुए थे, बहुत बड़ा केडर तैयार कर रखा था। तो उस लड़ाई में माओ ने अपने केडर से कहा कि चियांग काई के साथ मिलकर जापान के अगेंस्ट में लड़ो। तो केडर ने सलाह दी कि अभी तो वो कमजोर है, वो अपन क्रांति कर सकते हैं। उन्होंने कहा जब तक ये दुश्मन के विरुद्ध लड़ता है तब तक आप उनके विरुद्ध लड़ो, उससे आपकी गुडविल बनेगी, आपकी प्रतिष्ठा होगी और अपनी क्रांति आसान हो जाएगी। तो ये माओ के विचार थे। तो वही विचार मुझे लगता है आज अपने देश में भी सभी राजनीतिक दल, जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो सब सरकार के साथ है कि कोई न कोई एक्शन लेना चाहिए दुश्मन के अगेंस्ट में। जो सवाल आपने किया है कि देखिए, मैं छोटी साहब से और पूरी साहब से पूरी तरह सहमत हूँ कि जंग किसी चीज का समाधान नहीं है, लेकिन जो स्थिति बन रही है, जो आपने सवाल किया, उसमें क्या कर सकते हैं? देखिए, भारत ने तात्कालिक एक्शन लिए,
पहले आतंकवादियों का उद्देश्य ये था कि हम हिंदू मुस्लिम कर लेंगे, हिंदुस्तान में आग लग जाएगी हिंदू मुस्लिम को लेके, और उसी तरीके से उन्होंने उनको मारा था, कत्ल किया था बूचर की तरह। तो उसका असर नहीं पड़ा। वो ये भी प्रूव करना चाहते थे कि कश्मीर नॉर्मल नहीं है, जो हमारी सरकार कह रही थी। कश्मीर में नॉर्मलसी नहीं आई। आतंकवादियों के अगेंस्ट में पूरा कश्मीर एकजुट, मेरे ख्याल से कश्मीर के इतिहास में पहली बार इतना एकजुट था आतंकवाद के विरुद्ध। तीसरा, वो चाहते थे कि हम ये बता दें कि भारत के सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त नहीं है, उसमें भी सफल नहीं रहे। जो पांचवा उद्देश्य था वो इंटरनेशनलाइज करने का उनका उद्देश्य था, और उसमें कुछ सीमा तक उनको सफलता मिली है, पाकिस्तान को भी सफलता मिली है। अब देखिए जिस तरह का माहौल बना है, और हमने तात्कालिक मेजर के बाद में जो एडवांस मेजर ले सकते थे वो भी ले लिया। जो मॉक ड्रिल हो रही है, मॉक ड्रिल देखिए दो तरह की मॉक ड्रिल होती है। एक तो आतंकवादियों को गतिविधियों को लेके होती है, जो कंट्रोल्ड होती है, एयरपोर्ट पे होती है, बस अड्डे पे होती है, स्टेशन पे होती है, बीजी मार्केट में होती है, वो अनअनाउंस्ड होती है, क्योंकि उस समय उसको कंट्रोल किया जा सकता है, दिक्कत नहीं होती। लेकिन युद्ध वाली स्थिति में मॉक ड्रिल करते हैं और आवाम को, जनता को मालूम नहीं हो तो एक पैनिक क्रिएट हो जाता है, तो अव्यवस्था फैलती है। इसलिए सरकार ने अनाउंस किया है, और इसका उद्देश्य, और आतंकवादियों के मामले में मॉक ड्रिल होती है, उनमें आधारभूत अंतर यह है कि इसमें जनता को प्रशिक्षण देना है कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो आप अपने को कैसे बचा सकते हैं, दूसरों को कैसे बचा सकते हैं, और समाज और देश के लिए क्या योगदान दे सकते हैं। तो मॉक ड्रिल का उद्देश्य तो यह है। लेकिन पुरी साहब और सोढी साहब दोनों एक बात कह रहे हैं, और आप भी कह रहे हैं कुछ और बड़ा एक्शन तो लेना पड़ेगा। क्या एक्शन हम ले सकते हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे डिप्लोमेटिकली हम एक्शन ले रहे हैं। जब 25 अप्रैल को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव, एक स्टेटमेंट जारी किया, उसमें जो अमेरिका ने स्टेटमेंट का ड्राफ्ट तैयार किया, उसमें दो चीजों पे पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया। एक तो था जो द रेजिस्टेंस फोर्स है, उसका नाम हटाने की बात थी, तो उसके लिए सदस्य तैयार हो गए, उसका नाम हटा दिया, क्योंकि रेजिस्टेंस फोर्स जो कि लश्कर-ए-तैयबा का एक आउटफिट था और उसका पाकिस्तान में बेस था, इसलिए पाकिस्तान चाहता था हम हटाएं, तो उसका तो हटा दिया। दूसरा था, कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के रूप में नाम लेना चाहते थे, उसमें पाकिस्तान सफल नहीं रहा। ये 25 तारीख का स्टेटमेंट था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। उसके बाद अभी जो मीटिंग हुई उसमें भी पाकिस्तान कोई बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उसने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। सिक्योरिटी काउंसिल ने सिर्फ एक सामान्य बात कही है कि द्विपक्षीय मुद्दे हैं, आप बातचीत से सुलझाओ, डी एस्केलेशन करो, स्थिति को बिगाड़ो मत। क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था या संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल सेक्रेटरी, उनका ये कहना है कि आप बातचीत से सुलझाओ, डी एस्केलेट करो, क्योंकि दुनिया ऑलरेडी दो बड़े संकटों से गुजर रही है। यहाँ तीसरा संकट दुनिया के लिए हित में नहीं है, भारत और पाकिस्तान के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए हित में नहीं है। इसलिए उनकी अपील करना तो स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ जिस तरह का जनमानस उद्वेलित है, जनमानस ये चाहता है कि जिस तरीके का, देखिए पहलगाम में और जो पहले हुआ था, उन दोनों में बड़ा अंतर है। पहले वाला सिक्योरिटी फोर्सेज के लेके था, लेकिन अब जो हुआ है वो पर्यटकों को लेके हुआ है, बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड तरीके से हुआ है। अब देखिए हिमांशु जी, एक समस्या आई है, पाकिस्तान ये कह रहा है हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इन्वेस्टिगेशन करवा लो। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन हम पठानकोट के मामले में देख चुके हैं, पाकिस्तान ने कितना कोऑपरेट किया, नहीं हो पाया आगे। ये पाकिस्तान भी जानता है कि ये तो नहीं चलेगा, तो उन्होंने एक दांव खेला कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई इन्वेस्टिगेशन करवा लो। उन्होंने चाइना, रशिया, यूरोपियन कंट्री, कोई भी हो सकता है, ये नाम भी उन्होंने अनाउंस करना शुरू कर दिया। दुनिया भी, चाइना ने तत्काल पाकिस्तान का समर्थन किया कि अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन हो जाना चाहिए। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन तब होगा जब पाकिस्तान पहले ये तो माने कि मेरे यहाँ आतंकवाद के अड्डे हैं, उसको मानने के लिए तैयार नहीं। और इसीलिए उन्होंने
जो द रेजिस्टेंस फोर्स है उनका नाम हटवाया। करोड़ी सिंह साहब, अगर पाकिस्तान ये मान लेगा कि मेरे यहाँ आतंकी अड्डे हैं, तो फिर जाके इसमें संदेह का रहेगा कि उसके द्वारा आतंकी भेजे गए हैं। आप चाहते हो कि इन्वेस्टिगेशन होने से पहले पाकिस्तान ये स्वीकार करे मेरे यहाँ आतंकी अड्डे हैं? इतनी ईमानदारी की उम्मीद आप पाकिस्तान से किस अनुभव के आधार पर कर रहे हैं? देखिए, पूरा इनके जो अड्डे हैं आतंकवाद, लश्कर तैयबा है, जैसे मोहम्मद है, उनका अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है और इसके प्रूफ पूरी दुनिया के सामने है। आपको मालूम होगा हेडले और राणा की को सजा हुई वो लश्कर तैयबा के नेटवर्क की वजह से हुई थी, जो डेनमार्क पे एक अखबार में जो कार्टून आया था उसको लेके आतंकवादी अटैक करना चाहते थे। तो पूरी दुनिया के सामने ये प्रमाण है, अमेरिका के सामने भी, पूरे विश्व के सामने कि ये जो संगठन है वो अभी भी पाकिस्तान में एक्टिव है। तो पूरी दुनिया को दबाव डालना चाहिए और भारत को वो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए। करोड़ी सिंह जी का कहना है एक कमाल की स्थिति है, देश में माहौल ये बना हुआ है कि जंग कभी भी छिड़ सकती है, और हमारे पैनल के 3 पैनलिस्ट इस विचार के साथ है कि जंग के आसार नहीं है। अब ऐसे में डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी मेरे साथ में हैं। आप क्या कहते हैं अलूने साहब? पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि भारत हमला कर सकता है और भारत अपने शहरों में मॉक ड्रिल करा रहा है। सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए तमाम नेता ये बयान दे रहे हैं कि जो आप चाहते हैं वो होकर रहेगा, मतलब अवाम जो चाहती है होकर रहेगा। इन सबके बीच में डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने क्या देख पा रहे हैं? क्या हम अपने इस दावे को खारिज करने जा रहे हैं कि भारत अपनी तरफ से किसी पर हमला नहीं करता? आज़ादी के बाद जो 5 युद्ध हमने झेले वो आक्रमण अन्य देश ने हम पर किया, हम किसी के पास आक्रमण करने नहीं गए। क्या हम इस इतिहास को भविष्य में बदलने वाले हैं? क्या आप मानते हैं कि समय आ गया है कि इस उपलब्धि पर गर्व ना किया जाए कि हम किसी पर हमला नहीं करते, जो हमसे छेड़छाड़ करेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं? क्या ये संदेश दुनिया को देने का समय आ गया है? अलूने साहब। डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद, मेरे पसंदीदा शो में आपके साथ मुझे फिर आपने जोड़ा। देखिए, यदि भारत में शांति और स्थायित्व चाहिए तो युद्ध का यह सबसे मुफीद समय है, क्योंकि दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने का आप दावा करते हैं, मतलब लगभग आप है भी, और एक कंगाल और फटियाल देश आपके सामने है। दूसरी बात यह है कि भारत क्या युद्ध करेगा, बहुत वाजिब सवाल है आपका। देखिए, जब संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान युद्ध रोकने की गुहार लगभग वही लगा रहा था, उस समय भारत में मॉक ड्रिल की घोषणा हुई। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि भारत जो है अब वो दुनिया की सुनने वाला नहीं है, भारत युद्ध के लिए तैयार है। वैश्विक संदेश इसका यही है। तीसरी बात यह है कि भारत युद्ध क्यों करेगा? भारत को युद्ध इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब भी भारत ने युद्ध किया है तो उसके भारत को बहुत रणनीतिक लाभ हुए। 1948 में रणनीतिक लाभ ये हुआ कि जितना भी कश्मीर, लेकिन यदि ये युद्ध नहीं हम करते उस समय तो इतना कश्मीर हमारे पास नहीं होता और कोई हश्र होता। 1965 में हमने युद्ध इसलिए किया क्योंकि 1962 की निराशा से हम उभरे और हमने दुनिया को बताया कि हम युद्ध लड़ भी सकते हैं, हम जीत भी सकते हैं। 1971 में तो हमने बहुत कमाल कर दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और हमने अपनी एक बड़ी रणनीतिक कामयाबी हासिल कर ली। अब 1999 में तो कमाल किया जब करगिल युद्ध को लेकर पाकिस्तान को पूरी दुनिया ने घेरा और अंततः कूटनीतिक जीत हासिल कर ली। लेकिन हम इस समय क्या चाहेंगे यदि युद्ध होता है? देखिए, पीओके को वापस लेने का दावा अपनी जगह, उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो आंतरिक हालात है, बलूचिस्तान में विद्रोह हो रहा है और बलूचिस्तान जो है वो अलग होने को आमादा है। वहां के लोग जो हैं वो पाकिस्तानी कहना स्वीकार करते ही नहीं है और हमने देखा भी सड़कों पर भी पाकिस्तान का विरोध नजर आ रहा है। तो बलूचिस्तान में जो हालात है वो भारत के मुफीद नजर आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी खराब हालात है, वहां के पश्तून तो पाकिस्तान के साथ लड़ने, वो वहां तो ये घोषणाएं होने लगी है कि पश्तूनों को रोन रहा है पाकिस्तान, तो यदि भारत की सेना यहाँ पर आएगी तो हम भारत की सेना का साथ देंगे। मतलब इससे बढ़िया समय क्या हो सकता है? और फिर वो कराची की लाल मस्जिद जो कभी जो कट्टरपंथियों को पैदा करती, वहां के भी एक मौलवी का दावा आ गया है कि हम जो है वो हम भारत के साथ हैं। अब इन सब के बीच
हमारे मन में बहुत अंदेशे होते हैं कि चीन, जिसके बारे में भी आपने चर्चा भी की कि चीन को लेकर अंदेशा क्यों है। जी। तो मुझे लगता है कि हमारी जो सुरक्षा रणनीति है डॉक्टर साहब, जिसके बारे में भारत का पूरा सुरक्षा ढांचा आप देखिए, हमने पृथ्वी जैसी दूर तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र क्यों बनाया, हमने अग्नि का निर्माण क्यों किया, पाकिस्तान तो बहुत पास है, क्योंकि हमारी सुरक्षा रणनीति में बहुत स्पष्ट है कि हमारा जो नंबर 1 दुश्मन है, जिसके बारे में जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था, वो चीन है। और विपिन रावत जो पहले सीडीएस थे, उन्होंने 2020 में कहा कि जो भारत है वो 2.5 मोर्चे पर युद्ध लड़ रहा है और युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। अब ये मुफीद समय क्यों है? अब एक बात और आए, यदि हम भारत युद्ध क्यों करेगा, तो देखिए आप एक दौर हुआ करता था साम्यवाद और पूंजीवाद का, तो अब वो दोनों चीजें हट गई है, क्योंकि अब ना तो कोई पहलवी है जो ईरान से आएगा या कोई साम्यवाद या पूंजीवाद का टेंशन नहीं रहा है। अब आर्थिक प्रतिबद्धताएं दुनिया में हमारे सामने नजर आती है। सऊदी अरब का 2030 का ढांचा, उसमें भारत सबसे बड़ा मददगार है। यूएई जो है उससे भारत के रणनीतिक संबंध है। ईरान जो है, ईरान जिंदा इसलिए क्योंकि तमाम जब विरोध के बावजूद हमने अपने कूटनीतिक और रणनीतिक संबंध ईरान के साथ बनाए रखे। तो जो इस्लामिक दुनिया है, जिसके बूते जो ताल ठोकता है पाकिस्तान, उस इस्लामिक देश की जो दुनिया के जो अधिकांश देश है, वो भारत के पक्ष में युद्ध भले ही नहीं लड़े, लेकिन ये भी तय है कि वो भारत के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो जब आप एक कंगाल देश है सामने, जिसके आतंकवाद से हम पूरी तरीके से परेशान हैं, जो कि 2.5 दिन तक युद्ध लड़ नहीं सकता, चीन की आर्थिक महत्वाकांक्षा हम जानते हैं, चीन कभी दूसरे देशों के साथ, उसका इतिहास रहा है कि वो दूसरे देशों के लिए कभी युद्ध के मैदान में आया ही नहीं है, और वो गलती इसलिए भी नहीं करेगा क्योंकि उसको आर्थिक महाशक्ति बनना है और भारत से उसको ज्यादा फायदे हैं। तो ये जो पूरा सिनेरियो है, ये भारत के पक्ष में नजर आता है। और दूसरी बात, एक बात और है जो सुनने में आ रही है, परमाणु धमकी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान परमाणु धमकी देना उसका अधिकार है, लेकिन ये भी तो सच है कि हमारा जो परमाणु कार्यक्रम है वो हमारी देश की सुरक्षा के लिए ही है। तो पूरा सिनेरियो है डॉक्टर साहब। तो पूरा सिनेरियो डॉक्टर ब्रह्मदीप अरुणी के अनुसार युद्ध के हालात बन रहे हैं। मैं वापस मंजी पुरी साहब के पास में आता हूं। आप युद्ध की संभावनाओं को खारिज करते हैं पुरी साहब, पर साथ ही मुंह तोड़ जवाब की जरूरत बताते हैं। तो आप जैसा विचारक हमारे पास है, राजनयिक हमारे पास है, वो मुंह तोड़ जवाब हो क्या सकता है? सरकार तो कई बैठ के कर ली, स्टेप भी ले लिए, जनता के स्तर पे वैसी संतुष्टि नहीं आई। सिंधु नदी समझौता आपने स्थगित कर दिया, बॉर्डर आपने सील कर दिया, कुछ राजनयिक आपने हटा दिए, अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी आपने पूरी तरह से बंद कर दिया। पर सत्ता में बैठे हुए लोग महसूस कर रहे हैं, उनसे उम्मीद कुछ ज़्यादा है, अपेक्षा कुछ ज़्यादा है, क्योंकि अतीत में दावे और वादे कुछ ज़्यादा रहे हैं। ये अतीत के दावे और वादे तो भारी नहीं पड़ रहे, जैसे मंजीपुरी साहब तो खारिज करते हैं, पर जो वहां बैठे हैं उन्हें लग रहा है कि आगे भी चेहरा दिखाना है। हिमांशु जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे फॉरेन पॉलिसी इज डोमेस्टिक। आपके लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? अब पाकिस्तान को मैं छोड़ देता हूं, वो उनके यहाँ जो भी उनकी स्थिति हो, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, हमने एक एक्सपेक्टेशन रेज कर दी है हमारे लोगों के बीच। अब एक्सपेक्टेशन को आप किस तरह, जिसको कहते हैं, सेटिस्फाई करने की जरूरत है, और साथ साथ जो हमारा सिस्टम है उसमें विक्ट्री डिक्लेयर करने की जरूरत है। ये सब चीजें सबको पता है, एंड राइटली सो। उसके लिए आर्थिक एक्शन जो हम ले रहे हैं, कूटनीतिक जो ले रहे हैं, और उसके बारे में आप देखिएगा, लोग पढ़ रहे हैं कि हम लोग बहुत तीव्रता से कर रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी पे जो है बगलियार डैम को रोका जा रहा है, ये वो वगैरह वगैरह, ये सब चीजें जारी। लेकिन जिस तरह आपने कहा, लोगों को थोड़ी सी सुकून मिलने के लिए किसी किस्म का, जिसको कहते हैं कि हार्ड रिस्पॉन्स, उसकी जरूरत। इसको हमें बिल्कुल जंग तक और ये सब इतने दूर जरूरत नहीं है। मैं तो बिल्कुल मानता हूं कि जनरल कर्नल साहब ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसका जो भी वर्ड्स आप यूज करिए, हार्ड एक्शन अगर हम पाकिस्तान के टेरिटरी पे ले और लोगों तक यहाँ पहुंचे, तो कई हद तक लोगों को एक डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है कि देखिए, नहले का दहला जवाब मिला, हार्ड रिस्पॉन्स मिला, और साथ साथ हमने कूटनीतिक
इकोनॉमिक और ये सब टाइटनिंग करनी शुरू कर दी है, जिस तरीके से पाकिस्तान दुनिया में सिवियरली अंडरकट हो, डोमेस्टिकली उनको प्रेशर पड़े, ये इट्स अ नीड फॉर द आवर वॉर। इन माय ओपिनियन ये बोलना बड़ा आसान है, ये सब करना बड़ा आसान है, उसके बहुत सारे कॉस्ट अपने ऊपर भी होते हैं, वॉर के कॉस्ट बहुत ज्यादा होते हैं, एंड दे आर इट्स नॉट वेरी इजी एट द एंड। आपसे इस पर भी रोशनी चाहिए पुरी साहब। एक देश में माहौल बना हुआ है, हमला क्यों नहीं करते? आपसे जानना ये चाहता हूं, एक हमले का जवाब देना और एक अपनी ओर से हमला करना, दोनों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम कहां खड़े होते हैं? अगर हम अपनी तरफ से सेनाओं को आदेश देते हैं हमला करो, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें किस प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है? किन परिस्थितियों का सामना देश को करना पड़ेगा? इसमें मंजीपुरी साहब कुछ रोशनी देंगे? या बिल्कुल हिमांशु जी, देखिए सब लोग मानते हैं कि आप पे अटैक हुआ एंड यू हैव अ राइट टू रिस्पॉन्ड। इसके बारे में कोई नहीं कहता, लोग सिर्फ कहते हैं डी एस्केलेट टेंशन वगैरह। नोबडी वांट्स एंड नोबडी, और लोग सारी दुनिया जो है, अमेरिकन, चाइनीज, रशियन, सारे मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया और यूएई, ये बातें छोड़िए जो हम लोग यहाँ कह रहे हैं, सब ये मिल जाएंगे कि टेंशन डी एस्केलेट करो, वॉर नहीं, लेकिन स्ट्राइक्स, हिटिंग देम हार्ड, ये अगर आप कर सकते हैं, और मैं मानता हूं कि हमारी सेनाओं में और बाकी बलों में अब इतनी क्षमता है कि हम उनको, जिसको कहते हैं, सीरियसली हर्ट कर सके और इसको डेमोन्स्ट्रेट अपने लोगों को कर सके कि हम उनको हर्ट कर चुके हैं। दैट फॉर द मोमेंट इज इनफ। उसके बाद आपको कूटनीतिक ये सारी चीजें बिल्कुल जारी रखने की जरूरत है, क्योंकि लॉन्ग टर्म भी हमको पाकिस्तान के साथ निपटने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। तो हमें कुछ ना कुछ तो हार्ड देना पड़ेगा। मेरे साथ में सोडी साहब हैं। सोडी साहब, लोग उदाहरण दे रहे हैं इजराइल का कि देखो हमास ने हमला किया, हालत कर दी इजराइल ने हमास की और गाजा की, और अब तो फैसला ले लिया है पूरे गाजा पे कब्जा करेंगे। और हम तो देश को बता रहे हैं, क्या वो भारत नहीं रहा 1962 वाला? तो 2025 का भारत क्या कर सकता है? अगर सोडी साहब हमें चीन की उपस्थिति दिखाते हुए रुके रहने को कह रहे हैं, तो 2025 का भारत करे क्या? अपने 26 नागरिकों की अकाल मौत के बाद। सोडी साहब। डॉक्टर हिमांशु जी, एल्विन टॉफलर जो कि अमेरिका के एक प्रसिद्ध विचारधारक है, उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास स्ट्रैटेजी नहीं है तो वो दूसरे के स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, वो दिसंबर का महीना था। अगले महीने 24 जनवरी 1972 में एक मुल्तान कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान में, जिसकी अध्यक्षता जुल्फिकार अली भुट्टो ने की। उसमें पाकिस्तान ने 3 निर्णय लिए। पहला, पाकिस्तान में परमाणु हथियार बनेंगे। दूसरा, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को अलग करेगा भारत से। और तीसरा, पाकिस्तान भारत में अशांति फैलाएगा आतंकवादियों के थ्रू, जिसे मिलिट्री डॉक्ट्रिन का नाम दिया गया, ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स। अब ये तो नेशनल स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान की, जो कि औपचारिक तौर पे 2020 में उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के फॉर्म एक डॉक्यूमेंट निकाल भी दिया। लेकिन ये विडंबना की बात है, हमें 78 साल हो गए आजादी के, हमारे देश में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी नहीं है। हमें आज ये नहीं पता कि औपचारिक तौर पे हमारे अंदरूनी और बाहर के दुश्मन कौन है। पहलगाम होता है, पुलवामा होता है, 26/11 मुंबई हमले होते हैं, कुछ हफ्ते तक दिन रात पाकिस्तान डिस्कस होता है। उसके बाद फिर जब भारत पाकिस्तान के साथ दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी खेलता है, अधिकतम नागरिक भूल जाते हैं और खुश होते हैं कि हमने पाकिस्तान को हरा दिया, हमने विकेट ले ली। जब पाकिस्तान की घुसपैठिया सीमा हैदर आती है भारत, 6-6 दिन हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल उसका रिंगटोन को डिस्कस करते हैं कि सीमा हैदर ने होली मनाई, दिवाली मनाई। जब भारत की एक प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर पाकिस्तान के प्रसिद्ध क्रिकेटर से शादी करती है, 15 दिन शादी डिस्कस होती है, वहां कबाब कौन से थे, वहां मटन बिरयानी किस टाइप की थी। तो पहली बात तो डॉक्टर साहब, हमें एज अ देश क्लियर होना होगा कि हमारे दुश्मन कौन है, चाहे अंदर के बाहर के। उसके लिए पहली चीज करनी होगी, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बनानी होगी फौरन। दूसरी चीज डॉक्टर साहब, जम्मू कश्मीर में आज की तारीख तक कोई यूनिफाइड कमांडर नहीं है। सेना अलग ऑपरेट करती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस अलग करती हैं, खुफिया एजेंसीज अलग करती हैं, जेएनके पुलिस अलग करती है।
जरूरी है जम्मू कश्मीर में वन मैन यूनिफाइड कमांडर हो। जैसे भारत सरकार ने सही डिसीजन लिया, आर्मी नेवी एयरफोर्स को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नीचे बनाया, ऐसे ही वन पॉइंट कमांडर होना चाहिए जिसके नीचे सारी सुरक्षा, सारी खुफिया एजेंसी जम्मू कश्मीर की आए, ताकि कोई भी लैप्स आगे से ना हो। अब मैं आता हूं आपके मूल प्रश्न पे कि भारत क्या कर सकता है। देखिए, भारत को इस वक्त जो भारत कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, सोच समझ के कदम ले रहा है। हम उरी बालाकोट की तरह हम 8-10 दिन में हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब सब कुछ बदल चुका है। मेरे को 2 मिनट देना प्लीज डॉक्टर साहब, सॉरी मैं थोड़ा वक्त लूंगा आपका। देखिए, सब कुछ बदला पाकिस्तान और चीन के समीकरण में 5 अगस्त 2019 को, जब भारत ने धारा 370 और 35A हटाया 5 अगस्त को। उसी के 4 दिन बाद 9 और 10 अगस्त को पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी बीजिंग की यात्रा पे गए और 2 दिन रात शाह महमूद कुरैशी और बीजिंग के उच्च अधिकारियों के बीच में बातचीत हुई और चीन ने पाकिस्तान को कहा कि तुम धैर्य रखो, हम कुछ करेंगे लेकिन वक्त दो। जो अब सर्दियों का समय आ रहा है उसको खत्म होने दो, फिर हम कुछ करेंगे, तब तक तुम अपने ये आतंकवादी जो हैं उनको नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल रेंज से लेके साउथ ऑफ पीर पंजाल रेंज में करो, जो पाकिस्तान ने करना शुरू कर दिया। और चीन ने क्या किया, अगले साल जैसी बर्फ खत्म हुई उन्होंने गलवान वैली वो कर दिया। यानी कि चीन ने पाकिस्तान से मिलकर भारत को एक संदेश दिया कि 370 का हटाना वो चीन के लिए और पाकिस्तान के लिए अलग डिसीजन था। अब 5 अगस्त 2019 को जब से धारा 370 हटी, तब से चीन और पाकिस्तान की दोस्ती बहुत गहरी होने लग गई। यहां तक कि 2021 में पहली बार पाकिस्तानी सेना के अफसर चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड में पोस्ट होने लग गए। देखिए, कोई भी सेना के अफसर ट्रेनिंग के लिए जाते फॉरेन नेशन में, कोर्सेज के लिए जाते, लेकिन कभी पोस्ट नहीं होते, तैनात नहीं होते। 2021 से होना शुरू हो गया। 2021 में एक और बड़ी बात हुई, चीन और पाकिस्तान के बीच में एक डायरेक्ट ऑप्टिकल फाइबर केबल ले हुई वेस्टर्न थिएटर कमांड चेंगडू चीन से लेके जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी पाकिस्तान में अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशंस के लिए। यानी कि उन्होंने पूरे तौर पे अपनी जो दोस्ती थी उसको गहरी कर दी। और जैसे मैंने पहले कहा, जैसे ही ये पहलगाम का आतंकवादी हमला हुआ 27 को, चीन सैनिक तौर पे पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। तो जहां तक भारत की बात है, भारत ने कूटनीतिक कदम लिए, आर्थिक कदम लिए, बिल्कुल सही किया, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जहां तक सैनिक कार्रवाई की बात है, जैसे मैंने पहले कहा, उसको समय लगेगा जब हमारी सरकार और सेना पूरे तौर पे तैयार होगी टू फ्रंट वॉर को टैकल करने के लिए। सोढ़ी साहब, टू फ्रंट वॉर के लिए जब हमारी सेना तैयार होगी, ये दिनों की बात है, महीनों की बात है, सालों की बात है या दशकों की बात है? डॉक्टर साहब, ये डेफिनेटली दिनों और हफ्तों की बात तो नहीं है, इसको तो समय लगेगा। नहीं, दिनों और हफ्तों की नहीं है, मतलब महीनों में बात बन सकती है। जी देखिए, जैसे जनरल मनोज नरावने जो पूर्व सेना अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि टू फ्रंट वॉर भारत के लिए मुसीबत करेगी। तो एक पूर्व सेना अध्यक्ष का बयान, क्योंकि उनका अनुभव तो मेरे अनुभव से मीलों ज्यादा है, उनके इस लेख में बहुत मायने हैं। तो डेफिनेटली थोड़ा समय लगेगा। डेफिनेटली जैसे मैंने कहा, हफ्तों की बात नहीं, दिनों की बात नहीं, समय लगेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत एक पेचीदा। बाकी सवालों पर आप जितने आत्मविश्वास के साथ बोलते रहे, मेरे इस सवाल के संदर्भ में आप उत्तर देने के स्थान पर समय समय कह दे रहे हैं। मैंने तो आपको 4 स्थितियां दी थी, दिन, महीने, साल, दशक। आपका सब विषयों पर इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ अभिव्यक्ति थी, इतने आत्मविश्वास के साथ अभिव्यक्ति थी, इस सवाल के संदर्भ में आप ठिठक क्यों रहे? देखिए डॉक्टर साहब, ऐसे की कई चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं आती हैं, तो मेरे को उसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। कई चीजें होती हैं जो गोपनीय तौर पे होती हैं, क्या साइबर वॉरफेयर पे तैयारी हो रही है, क्या स्पेस वॉरफेयर हो रही है। लेकिन जहां तक जो इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में, डेफिनेटली मैंने कहा कि हफ्तों और दिनों की बात नहीं है। हफ्तों और दिनों की बात तो नहीं है। मैं वापस प्रोफेसर करोड़ी सिंह जी आखिरी दौर की बातचीत के लिए आता हूं। सरकार के पास में 2 चीजें होती हैं, एक देश के लिए करना, एक जनता के लिए करना। कभी कभी द्वंद्व हो जाता है, जो देश के लिए जरूरी नहीं लगता वो जनता के लिए जरूरी लगता है। अभी क्या हालात देख रहे हैं आप? क्या देश के लिए और जनता के लिए समान रूप से करना है या वो अंतर सरकार को दबाव में लाए हुए? देखिए हिमांशु जी, आप पैनलिस्ट को बहुत अच्छी तरह से कॉर्नर करते हैं ऐसे सवालों से।
लेकिन देखिए, देश के लिए करना, जनता के लिए करना, मुझे नहीं लगता दोनों में कोई विरोधाभास है। अगर देश है तो जनता है, और जनता से ही देश बनता है। दोनों में कोई विरोधाभास बिल्कुल नहीं है। तो इसमें हम विरोधाभास क्रिएट करते हैं, एक सेमांटिक्स हो सकता है, सब्सटेंटिव तरीके से कोई विरोधाभास नहीं है। एक सवाल आप सबको बार बार पूछ रहे कि कब एक्शन लेगा हिंदुस्तान, क्या करेगा। देखिए, हमारी जो एजेंसीज हैं, एनआईए वगैरह ने पहलगाम को लेके पर्याप्त एविडेंस जुटा लिए हैं कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, जो आप और हमारे सामने नहीं है, आने भी नहीं चाहिए। ऐसे एविडेंस शेयर नहीं करती है इंटेलिजेंस। और उस एविडेंस के बाद में हो सकता है कि भारत जो आतंकवादी अड्डे हैं उस पे स्ट्राइक करे, और उसके रेवेंज में पाकिस्तान युद्ध का अनाउंसमेंट कर दे। लेकिन जैसा कि सोडी साहब कह रहे, टू फ्रंट वार हो सकता है। चाइना का मेरे ख्याल से प्रयास ये होगा कि वार प्रिवेंट हो किसी न किसी रूप में, क्योंकि चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में डूब रहा है अगर वार होता है तो। दूसरा यह है कि चाइना खुद ये चाहता है कि अगर जो टू फ्रंट वार की बात करते हैं, चाइना का और भारत का दोनों का उद्देश्य है इस सदी के मध्य तक एडवांस कंट्री बनना है, डेवलप्ड कंट्री। और अगर उस तरह का टू फ्रंट होता है तो चाइना को भी उतना ही नुकसान, उससे कहीं ज्यादा नुकसान होगा भारत से। इसलिए चाइना मेरे को नहीं लगता कि प्रत्यक्ष रूप से वार में सम्मिलित होगा। लेकिन अगर वार होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो चाइना निश्चित रूप से मिलिट्री साजो सामान जरूर सप्लाई करेगा। एक अन्य बात हिमांशु जी सामने आई कि हमने पाकिस्तान बांग्लादेश बना दिया, हमने नहीं बनाया। पाकिस्तान ने खुद ने बांग्लादेश बनाया। बांग्लादेश को इंटरनल कॉलोनी बना लिया था, और आज पाकिस्तान खुद बलूचिस्तान बना रहा, भारत नहीं बना रहा है। ये तो पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम है। भारत वो तो ठीक है करोड़ी सिंह साहब, लेकिन आपके इस दलील ने डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी के लिए एक सवाल पैदा कर दिया मेरे पास। करोड़ी सिंह जी ये बता रहे हैं कि हमने बांग्लादेश नहीं बनाया, पाकिस्तान ने खुद बांग्लादेश बनाया, पर श्रेय तो हमें मिला, हमने अपनी सेना भेजी थी। ये बात ठीक है कि बांग्लादेश आया एहसान फरामोश होकर कह दे रहा है कि आपने क्या किया, पर आपसे जानना चाहता हूं कि क्या यह सही समय नहीं है पाकिस्तान से एक बच्चा और पैदा करा देने का? हालात बने हुए हैं, सबक सिखाने का क्या ये सही समय नहीं है? क्या आप नहीं लगते हैं कि इतनी कोशिश शायद इसीलिए हो रही है कि इतिहास के पन्नों में इंदिरा गांधी को तमाम विषयों पर भले ही कटघरे में खड़ा किया जाए, पर 1971 की जीत के संदर्भ में तो इंदिरा गांधी को हमेशा सम्मान से देखा जाएगा। क्या कहते हैं बलूने साहब? नरेंद्र मोदी जी के पास में भी अवसर आया है इतिहास रच देने का, इतिहास लिख देने का। बिल्कुल हिमांशु जी, बहुत अच्छी बात बोली। इतिहास आपको तभी याद करता है जब आप स्वर्णिम कदम उठाते हैं, और ये बहुत दुरुस्त समय है जब ये कदम उठाया जा सकता है। इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान का टूटना भारत को बहुत मजबूत कर देगा, इसलिए भी क्योंकि बलूचिस्तान जैसा देश यदि भारत के पड़ोस में होगा तो भारत को उसके असंख्य फायदे होंगे, क्योंकि बलूचिस्तान जो है उसकी फितरत, उसकी सोच पाकिस्तान के द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत से बिल्कुल अलग होगी। यदि पाकिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा अलग होता है तो हम अफगानिस्तान की ओर ज्यादा करीब पहुंच जाएंगे। तो निश्चित तौर पर जो दुनिया के कूटनीतिक हालात है, जो रणनीतिक हालात है, और जो पाकिस्तान के आंतरिक हालात है, भारत को ठीक वैसे ही मौका मिला है जैसा 1971 में भारत 1971 में मौका मिला। पर मैं मंजीपुरी साहब अलूने जी की बात के संदर्भ में आपसे सवाल करना चाहता हूं। वाकई आपने कहा था कि 2 और 2 4 नहीं होते, एक बलूचिस्तान बन गया तो हमारा दोस्ती हो जाएगा। हम अभी देख रहे हैं ना बांग्लादेश हमारे साथ क्या व्यवहार कर रहा है, और अतीत में भी क्या कर रहा था। वो बीएसएफ के जवानों के सिर कटी हुई लाशें हमने देखी थी। क्या कहते हैं आप? भावुकता का नहीं, धैर्य के साथ फैसला लेने का समय है। जनता के स्तर पर सरकार को दबाव में लाने का नहीं, बल्कि सरकार को सही फैसला लेने के लिए समर्थन देने का समय है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे मंजीपुरी साहब? आखिरी टिप्पणी आपकी। हिमांशु जी देखिए, थोड़ी सी ना हमको ज्योग्राफी भी समझनी चाहिए, बलूचिस्तान कहाँ पर है और हम कहाँ पर हैं, जरा ये भी बीच में सोचिएगा, इन बातों को छोड़िएगा। मैं ये नहीं चाहता कि हमारी जो ये डिस्कशन है ये हमें क्या करना चाहिए इस समय इन रिस्पॉन्स टू पहलगाम
उसको छोड़ के हम सारी दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं कि चीन कितना बड़ा हो रहा है और अमेरिका कहाँ जा रहा है वगैरह, इन सब चीजों को छोड़िए। और बांग्लादेश में क्या हुआ, बिल्कुल हालात डिफरेंट। इस समय हमारे ही लोगों ने और हमारे बारे में जो कि भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री बन रहा है, विश्व गुरु बन रहा है वगैरह वगैरह, ये जो सब चीजें हमारे लोगों में आक्रोश है। और साथ साथ ये भी है कि हम में कैपेबिलिटी, इस कैपेबिलिटी को हमें किसी ना किसी तरीके में, जिसको कहते हैं फोर्सफुली दिखाना पड़ेगा लोगों को। उसके साथ साथ कूटनीतिक मामले जो है, इंडस वाटर्स ट्रीटी वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक ब्लॉकेड, ये सब चीजें, ये सब तो करनी पड़ेंगी। ये लॉन्ग टर्म चीजें हैं। पाकिस्तान के साथ हमें जूझने की जरूरत है। जब तक वहां पर मिलिट्री शासन रहेगा, हमारे लिए ये हमेशा प्रॉब्लम है। आसान है ये हटाना, नॉट इजी एट ऑल। We have to remain focused on Pakistan as a major problem country as far as we are concerned. But right now, the need of the hour is कि लोगों में जो, जिसको कहते हैं आक्रोश है, उसको, जिसको कहते हैं थोड़ा सा ठंडा करने की जरूरत है। We need to take some action, and action which people can see कि हमने एक्शन किया। तो ये जरूरत है हमारी कि हम कुछ एक्शन लें, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जब पांडवों पे अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई थी, तब भी भगवान श्री कृष्ण ने सीधे युद्ध का विकल्प नहीं अपनाया था। तमाम सेनाएं सज जाने के बावजूद भी भगवान सुलह का प्रस्ताव लेकर धृतराष्ट्र की सभा में गए थे। दिनकर ने कितना सुंदर लिखा था कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। उस तनाव की पराकाष्ठा में भी सुलह की कोशिश थी। तो इस समय देश की जरूरत यह है कि सरकार को आक्रोश के दबाव में लाने के स्थान पर यह भरोसा दिलाया जाए कि जो देश के लिए बेहतर है वो कदम इस समय पर सरकार के द्वारा उठाया जाए, चाहे वह सैनिक स्तर पर हो, चाहे कूटनीतिक स्तर पर। ऐसा ना हो कि जन भावना के दबाव में वो फैसले सरकार लेने के लिए बाध्य हो जाए, जिसकी कीमत आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ जाए। क्या देश की सरकार के साथ हम उस मजबूती के साथ खड़े हो पाएंगे जो इस समय देश के लिए जरूरी? ये सवाल है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। समय अब प्रासंगिक पंक्तियों का। जिस कविता का हिस्सा मैंने अभी आपके बीच में साझा किया, उस कविता की ही कुछ पंक्तियां प्रासंगिक पंक्तियों के रूप में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की आपसे साझा करता हूं। जब सारी कोशिशें असफल हो गई और दुर्योधन ने नीचता की पराकाष्ठा कर दी, तब कवि का स्वर यह कहता है कि हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। रामधारी सिंह दिनकर जिस मुकाम पर महाभारत में इस प्रसंग को ले आए थे, पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि वह इस देश को भी उस मुकाम पर न ले आए। अगर हम उस मुकाम पर पहुंच गए तो संघर्ष वाकई भीषण होगा, और उस भीषण संघर्ष के अंतर्गत पाकिस्तान एक देश है, पर फिर पाकिस्तान एक देश था, उस मुकाम तक इस देश का बच्चा बच्चा पहुंचा देगा। इस भरोसे के साथ अब मुझे दीजिए याद, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तो अगले साल बढ़ा।